गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग वह जन्मभूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी कविता स्टार्ट करेंगे, जो कि सोहनलाल त्रिवेदी जी की कविता है। ये सोहनलाल त्रिवेदी जी जो है एक आधुनिक युग के कवि है और उन्होंने अपनी कविताओं में मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, देश प्रेम है, उस भावना को व्यक्त किया है। इस कविता में हम देखेंगे कि उन्होंने भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किया है और साथ ही किन किन कारणों से हम अपनी मातृभूमि को विभिन्न नामों से पुकारते हैं उसका भी उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो संपूर्ण रूप से कविता जो है प्राकृतिक सौंदर्य और देश प्रेम से ही ओतप्रोत है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कविता क्या है। सोहनलाल त्रिवेदी जी के द्वारा लिखी ये कविता है जिसको हम पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। वह जन्मभूमि मेरी, जन्मभूमि माने जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, वो भूमि को बोला गया जन्मभूमि। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यहाँ पर जो कवि है वो बोल रहे हैं कि ये जो धरती माता है ये मेरी जन्मभूमि है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। वह मातृभूमि मेरी, और ये मेरी माता के समान है, मातृभूमि है, क्योंकि मैं यहाँ जन्म लिया हूँ। तो ये जो भूमि है मेरी माता है, इसलिए मैं उसे मातृभूमि भी कहकर पुकार सकता हूँ। तो कवि ने यहाँ पर विभिन्न नामों से अपनी जन्मभूमि को पुकारा है और हर एक नाम को पुकारने के पीछे एक कारण भी बताया है। ठीक है, तो वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, मतलब कि यह भूमि जो है मेरी जन्मभूमि है और ये मैं इसे मातृभूमि भी कह सकता हूँ। तो ये शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति अपना जो प्रेम है, अपना जो देश प्रेम की जो भावना है उसे भी व्यक्त किया है। ठीक है, देखते हैं क्या बताया गया। जो पहला पद है उसमें उन्होंने भारत भूमि के जो सौंदर्य है, भारत भूमि का जो उत्तरी भाग है, जो भारत भूमि का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। देखते हैं हम क्या लिखा गया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो कवि बोल रहे हैं कि जो भारत का जो हिमालय उत्तर क्षेत्र है, उस उत्तर क्षेत्र में विशाल पर्वत स्थित है जिसका नाम हिमालय है। काफ़ी ऊंचा हिमालय है जिसने भारत की उत्तरी सीमा को पूर्ण रूप से घेरा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो उत्तरी सीमा की वो पूरी तरह से उत्तरी सीमा को घेर कर जो है उत्तरी सीमा की रक्षा भी कर रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतना ऊंचा है और बर्फ़ से ढका हुआ है कि कोई भी शत्रु जो है इस पर्वत को पार करके भारत के अंदर उत्तरी सीमा से तो प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहरेदार के रूप में जो हिमालय है वहाँ पर भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा कर रहा है। आकाश चूमता है, और साथ में क्या बताया गया है कि वो इतना ऊंचा है कि ऐसा लग रहा है कि हिमालय की जो शिखाएं हैं, हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो आकाश को स्पर्श कर रही है, यानी काफ़ी विस्तृत रूप से काफ़ी ऊंचाई में ये पर्वत स्थित है। नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। तो नीचे चरण तले, नीचे में चरण मैंने पैरों की तरफ, तो जो निचला भाग है भारत का, जो कि दक्षिणी भाग है, उसको बताया गया है कि नीचे चरण तले, चरण मैंने पैर, कि पैर के नीचे जो हिमालय का जो पैर वाला भाग है, मैंने भारत का जो पैर वाला मैंने दक्षिणी भाग को बोला गया। ठीक है, चरण मतलब होता है पैर, तले मतलब मैंने पड़े रहना, पैरों पर पड़े रहना। नित सिंधु, नित माने हमेशा, सिंधु मतलब सागर झूमता है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर आप देखेंगे कि 3 सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है और अरब सागर है। ठीक है, तो ये तीनों महासागर जो है भारत के दक्षिणी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। तो वो जो समुद्र है, वो ऐसा कवि बोल रहे हैं कि वो जो समुद्र है, वो समुद्र जो है हमेशा जो है भारत के चरणों को, भारत के पैरों को हमेशा तो अपने जलों से क्या करता है, स्पर्श करता है और अपने जलों से उसके चरणों को धोता है। झूमता है माने, और वो मस्त होकर जो है भारत के चरणों को स्पर्श करते हुए आनंद भी महसूस करता है। झूमता मतलब आनंद में झूमना। ठीक है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, और साथ ही उन्होंने बताया है कि जो भारत का मध्य भाग है वहाँ पर जो है बहुत सारी क्या है मैंने महान नदियाँ भी प्रवाहित होती है जो हमारी भूमि को उपजाऊ बनाती है। उसमें है आपका गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो कि इलाहाबाद में है, प्रयाग में है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जो आपस में मिलती है तो त्रिवेणी का निर्माण करती है, और वो जो भूमि जहाँ पर वो प्रवाहित होती है वो भूमि काफ़ी उपजाऊ होती है, हर तरह की फसलों को उत्पन्न करने में वो भूमि सामर्थ्य होती है। तो नदियाँ लहरें, तो ऐसी पवित्र महान नदियाँ जो है हमारे भारत के मध्य भाग में भी लहरती हुई, मध्य भाग में प्रवाहित होती हुई नजर आती है, जो हमारी भूमि को उपजाऊ और
खजाने से संपूर्ण बनाती है। ठीक है। जगमग छटा निराली पग पग पर चढ़े, तो ये नदियों के जब ये नदियाँ लहरती है और अपने जलों के कलकल आवाज़ से प्रभावित होकर आगे बढ़ती है, तो उनके जो सुंदर छटा वो उत्पन्न कर, छटा मतलब शोभा, जगमग माने चमकता हुआ, जो सुंदर जो दृश्य निराली में जो सबसे अद्भुत हो। ठीक है। जो सबसे अद्भुत छटा वो उत्पन्न करती है भारत के प्राकृतिक सौंदर्य में, वो काफ़ी अद्भुत होती है। पग पग पर चेहरे मैंने हर एक स्थान पर जो है आपको इस तरह की महान नदियाँ जो है प्रवाहित होती हुई नजर आएगी। तो गंगा आपको जो है भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में नजर आएगी। ठीक है। तो इसलिए पग पग पर चहर रही है, चहर मैंने प्रवाहित हो रही है, पग पग पर स्थान सब एक एक पद पर एक एक कदम पर जो है भारत में आपको ऐसी ही महान नदियाँ जो है अपने जलों के द्वारा अपनी भूमि को, अपने प्राकृतिक सौंदर्य को परिपूर्ण करती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये संपूर्ण जो 4 लाइन है, जो पहला पद है, ये भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को संबोधित है। ये भारत के उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा और उसके मध्य भाग में जो प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसके पर्वतों, उसकी नदियों और उसके समुद्रों के द्वारा उपस्थित हो रही है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। अब कभी बोल रहे हैं कि ये भूमि जो मेरी पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य जब उत्पन्न होता है तो वो अपने पूर्ण कर्म को करता है, वो अच्छे कर्मों को करता है, जो अच्छा कर्म होता है उसका पुण्य कर्म होता है। तो यहाँ पर कर्म करने का जो भाव है भारत भूमि में, वो जो है मनुष्य को जो है क्रियाशील बनाता है, और अपने कर्मों के द्वारा जो मनुष्य जो है अपने आप को, अपनी भूमि को जो है पुण्य भूमि भी बनाता है। इसलिए इसे भूमि को हम पुण्य भूमि भी कह सकते हैं। यह स्वर्ण भूमि मेरी, और ये भूमि क्या स्वर्ण भूमि है। स्वर्ण माने क्या है, ये जो धरती है सोना उगलती है। सही बात है, उपजाऊ भूमि है, जो ही फसल उगाओ कोई फसल जो है आराम से यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, और उस फसल जो है को बेच कर किसान जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो ये सोना उगलने वाली भूमि बताया गया है। ठीक है। तो सोना मतलब है, स्वर्ण को बोला गया, सोना मतलब सोना होता है। सोना मतलब यहाँ पर वो गोल्ड की तरह गोल्ड उगल नहीं रहे। गोल्ड मतलब है कि वो जब फसल उगाओगे तो फसल उत्पन्न होगी, और उन फसलों को बेच कर जो है आप बहुत सारा धन कमा सकते हो, और उससे फिर सोना भी कह सकते हो। तो ये स्वर्ण भूमि इसलिए उसको कहा गया है। ठीक है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो ये तो कवि ने पहले ही कर दिया है कि मेरी जन्मभूमि है, तो इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि को पुण्य भूमि भी बोल सकता हूँ, और अपनी मातृभूमि को मैं स्वर्ण भूमि भी बोल सकता हूँ। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर 4 नाम संबोधित किया है, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि। इन नामों से भी उन्होंने उसको संबोधित किया है। आपको समझ में आ रहा है ना कि हर भूमि को कहने के पीछे उसका रीज़न क्या है। पूर्ण भूमि मतलब क्या है कि यहाँ पर हम अपने कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, पाप से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इसे पूर्ण भूमि कहते हैं। हर मनुष्य को यहाँ पर जो है धरती जो है पुण्य करने की प्रेरणा भी देती है। स्वर्ण भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो धरती रहती है वो सभी तरह के फसलों को उत्पन्न करती है, और इस भूमि को धन्य धान से परिपूर्ण करती है। जन्मभूमि इसलिए क्योंकि यहाँ पर जन्म हम लेते हैं, हमारा जन्म हुआ है, इसलिए जन्मभूमि है। और मातृभूमि इसलिए क्योंकि इस भूमि ने माता की तरह हमारा लालन पालन किया है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है, कोयल कूकती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अब ये जो सेकंड जो पैराग्राफ है उसे बताया गया है कि इसमें भारत का प्राकृतिक सौंदर्य ही बताया गया है कि भारत एक ऐसा स्थान पर जहाँ पर आपको बहुत सारे झरने भी प्रवाहित होते हुए दिखाई देंगे, और उन वे झरने कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, जिनकी पहाड़ियों में, जो भारत की जो महान पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों में इन झरनों को भी आप प्रभावित होते हुए, उन कलकल की ध्वनि करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने जलों को प्रभावित करते हुए दिखाई आपको देंगे। तो वहीं पर जो है बताया गया है ऐसे ही स्थानों पर जहाँ पर झरने प्रवाहित होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, झरने प्रवाहित होते हैं, और वहीं पर जो है आपको पशु पक्षी जो है, चिड़िया जो है, पक्षी जो है वो भी चहकते हैं, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। वहीं पर आपको बहुत सारा झाड़ियाँ, जंगल भी नज़र आएंगे, और उन जंगलों में चिड़िया जो है उस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए चहकेगी, अपने आवाज़ से जो है, मधुर ध्वनियों से जो है पूरे वातावरण को जो है संगीत से भर देती है, चहकती होगी, कि वो भी स्वयं आनंदित रहती है, और संपूर्ण वातावरण को भी आनंदमय बनाती है। तो मस्त झाड़ियों, मस्त माने बिल्कुल खुशी होकर जो है वो झाड़ियों में, पेड़ों में, वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं, वहाँ पेड़ पौधों में रहकर जो है वो कूकने लगती है, चहकने लगती है, और अपने आनंद को व्यक्त करती है। ठीक है। अमराइयाँ मतलब होता है आमों का जो बगीचा है उसको बोला गया है। घनी है, कोयल कूकते, तो बहुत सारे आमों के बगीचे भी यहाँ पर भी देखो, यहाँ बताया गया है, यहाँ पर घाटियाँ बताया गया है,
तो ऐसी घाटियाँ जहाँ पर आमों के बहुत सारे बगीचा, आमराइयाँ मतलब आमों के बगीचों को ही बोला गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आमों के बगीचे भी हैं जो काफ़ी घनी हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी घाटी का निर्माण कर रहे हैं। तो उन्हीं घाटियों में, उन्हीं आमों के बगीचे में जो कोयल जो है कूकती है और अपनी मधुर संगीत से जो है उस बगीचे को, उस अमराइयाँ को उस घाटियों से भर देती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। और वहीं पर एक मलय पर्वत भी है। मलय क्या, एक पर्वत है जहाँ से बहुत ही शीतल हवा प्रवाहित होती है, जो हमारे शरीर को और हमारे मन को शीतलता प्रदान करती है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। हमारा शरीर जो है, तन मन जो है बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न हो जाता है। तो ये मलय पर्वत से आने वाले पवन की विशेषता है। जब भी वो हमारे देश में प्रवाहित होती है और जब भी आती है तो हमारे शरीर में जो स्फूर्ति, ताजगी को उत्पन्न कर देती है। तो इस तरह से झरने जो है धरती में प्रवाहित होकर, पहाड़ियों से निकलकर धरती में प्रवाहित होकर जो है अपनी ध्वनि, अपने जल से जो है उस धरती को उपजाऊ बना रही है। वहीं पर जो है झाड़ियों में चिड़िया जो है मस्त होकर जो है अपनी चहक के द्वारा पूरा वातावरण को संगीतमय कर दे रही है। आमों के बगीचे में कोयल कूक कर जो अपनी मीठी बोलियों से संपूर्ण वातावरण को संगीतमय बनाती है। और वहीं पर जो मलय पर्वत से आने वाली जो हवाएं हैं हमारे शरीर को, हमारे तन मन को में नई स्फूर्ति और ताजगी उत्पन्न करती है। तो आज यहीं तक, आप इसे पढ़िए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।